नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश कार्यक्रम में 17,551 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, जहां पीएम मोदी ने एमपी की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ लगभग 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं मिली हैं। ये परियोजनाएं एमपी के लोगों का जीवन आसान बनाएंगी, ये निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनेंगी। इन परियोजनाओं के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये नारा बीजेपी ने नहीं, बल्कि देश की जनता जनार्दन का दिया हुआ है। मोदी की गारंटी पर देश का इतना विश्वास भाव विभोर करने वाला है। लेकिन साथियों, हमारे लिए ये सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने का सिर्फ लक्ष्य है, ऐसा नहीं है। हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। हमारे लिए सरकार बनाना अंतिम लक्ष्य नहीं है, हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम है। यही हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं। बीते 2 दशक से निरंतर आप हमें अवसर दे रहे हैं। आज भी विकास के लिए कितनी उमंग, कितना उत्साह है, ये आपने नई सरकार के बीते कुछ महीनों में देखा है। और अभी मैं मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहा हूं, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस पर कार्यक्रम हो और 15 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हो, 200 से अधिक स्थानों पर जुड़े हो, ये घटना सामान्य नहीं है। और मैं मेरी आंखों से यहां सामने देख रहा हूं कि टीवी पे कितना उत्साह है, कितना उमंग है, कितना जोश दिखाई दे रहा है। मैं फिर एक बार मध्य प्रदेश के भाइयों के इस प्यार को नमन करता हूं, आपके इस आशीर्वाद को प्रणाम करता हूं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके साथ ही देश भर की सभी पार्टियां सक्रिय हो गई। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि पीडीए परिवार को आगे बढ़ने का काम लगातार बूथ स्तर पर करेंगे। साथ ही बीजेपी विधानसभा और लोकतांत्रिक की धज्जियां उड़ा रही है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। संकल्प लिया है कि पीडीए परिवार को बढ़ाने का काम हम लोग लगातार बूथ स्तर पर करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसी तरीके से 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। लड़ाई उनके बीच में है। एक तरफ तो वो लोग हैं, हम समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो संविधान का भक्षक बन गए। समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है, और कोई पहली बार नहीं हुआ है, या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है।
याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हो और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। ये लीक करने का काम बीजेपी करती है। आपको अभी भी नहीं पता लगा लीक में 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और मैंने फिर बताता हूं गणित, 60 लाख बच्चे जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी नहीं दे रहे हैं, जिनका पेपर लीक हो गया है। 60 लाख बच्चे और केवल उनके माँ बाप, पिता और माँ को अगर हम गणित लगा लें तो 3 इंटू 60 लाख क्या हुआ, 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, वोट कम हो गया। उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ उनका कर्ज माफ हो सकता है, तो हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता? समाजवादी पार्टी इस बात की लड़ाई लड़ेगी कि किसानों का कर्ज माफ। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को औरैया जिले के बिधौना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अग्निशमन का लोकार्पण किया। बता दें कि 2021 में शुरू हुआ काम पूरा हो चुका है। सीएम योगी ने फरार सर्विस के कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश की छवि बदलने की यूपी पुलिस का अहम योगदान रहा। कानून व्यवस्था में सुधार के साथ प्रदेश के आर्थिक विकास में भी यूपी सरकार का योगदान रहा। अगर हम रिस्पांस टाइम को कम करते, कॉमन मैन का विश्वास विभाग पर भी और शासन पर उतना ही मजबूत होता है, क्योंकि जब वह संकट में है तो संकट में होने पर उसके लिए सहायता के लिए पहुंचना हमारा दायित्व है। और जब उस प्रकार के इक्विपमेंट आपके पास होंगे, उस प्रकार का प्रशिक्षित मैन पावर आपके पास होगा, उसके लिए हमें तैयार करना हो, अपने आप को तैयार करना होगा। अग्निशमन विभाग उस समय भी जाकर के लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है। मार्केट, कोई किसी मार्केट में कहीं कोई दुर्घटना हो गई, उसको बचाव करने के लिए हमेशा खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। और आज इन सभी कार्यक्रमों को हम लोगों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। अग्निशमन तथा हम लोगों ने आपात सेवाओं को उच्चीकरण करने का काम किया है और इस दिशा में न केवल अग्निशमन सेवाएं बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एसडीआरएफ के गठन की कार्रवाई को भी पूरा किया है। कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य होगा जो आबादी में सबसे बड़ा है, लेकिन आम जन की सुविधा को ध्यान में रख करके हर तहसील क्षेत्र में एक एक फायर स्टेशन की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है। और इस दिशा में आज का एक कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। 1947 से यानी 1944 से लेकर के 2017 तक 73 वर्षों में जितने फायर स्टेशन स्थापित हुए, 288 फायर स्टेशन कुल स्थापित हो पाए। हम लोगों ने मात्र 7 वर्ष में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किए। अग्निशमन से जुड़े हुए कानून में व्यापक रिफॉर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में आज अग्निशमन विभाग प्रदेश की इमरजेंसी सेवाओं में एक बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। 2017 से 18 के बीच प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 1400 करोड़ रुपए इस विभाग को अपनी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उपलब्ध करवाए, जिनमें नए अग्निशमन केंद्र, हाईराइज बिल्डिंग हो या सामान्य परिस्थितियों में भी फायर टेंडर के क्रय करने के लिए या गली मोहल्ले हो या अन्य केंद्रों, अन्य क्षेत्रों में उस प्रकार के वाहनों के क्रय के लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से जहां आगे बढ़ाए गए, वहीं विभाग में रिक्तियों को पूरा करने के लिए फायरमैन, अग्निशमन अधिकारियों की तैनाती को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया।
फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर मैनपुरी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही आशा संगनियों ने कलेक्टर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि जहां उन्होंने कहा कि बीसीपीएम द्वारा आशा संगनियों से अवैध वसूली की जा रही है। हर महीने 2 से 3 हजार रुपए की राशि प्रत्येक आशा संगनी से वसूली जा रही है। तो वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले की जांच कराने के आदेश दिए। दिल्ली में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में होती आपराधिक घटनाएं, इससे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीते बुधवार की रात को रोहिणी सेक्टर 20 में हुई फायरिंग की घटना के बाद अब लोगों में रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि घटना के बाद अगले दिन यानी कि गुरुवार को रॉयल मार्केट के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर सड़कों पर धरने पर बैठ गए और ज्वेलरी की दुकान पर हुई फायरिंग को लेकर रोष व्यक्त किया। आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में मार्केट के दुकानदारों सहित स्थानीय लोग भी वहां पर दिखाई दिए। एक दुखद घटना हुई है रॉयल मार्केट में, D3 ब्लॉक रॉयल मार्केट न्यू RP ज्वेलर्स में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जो कि 3 राउंड गोलियां चली हैं। उसी को देखते हुए आज पूरी मार्केट एकत्रित हुई है, अपना संकट दिखाया है और ऐसी घटना ना हो आगे, उस पर पूरी मार्केट एकजुट है। और हर तरह से दिल्ली पुलिस को भी बुलाया गया है। एसीपी साहब भी हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। ऐसे तो साहब भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। खबर कानपुर से है, जहां बिहार से दिल्ली जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेसवे से गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक किशोरी और उसके साथ गैर समुदाय के युवक को ट्रेन में उतारकर उनके साथ जमकर मारपीट की और जीआरपी के हवाले कर दिया। इसी के साथ ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हंगामा किया गया। बता दें कि जहां युवक पर किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया गया, तो वहीं बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक कृष्ण तिवारी का कहना है कि इंस्टाग्राम के माध्यम से युवक ने बिहार के अररिया जिले के रहने वाली किशोरी सको बहला फुसलाकर अपने प्रेम के जाल में फंसाकर इसके बाद किशोरी को अपने साथ दिल्ली लेकर जा रहा था। खबर अलीगढ़ के गांव बहोना कोटा से है, जहां विवाहित को उसके ससुराल वाले दहेज लोभ से उसे मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची लड़की के घर के वालों ने का कहना है कि ससुराल वालों ने ही उसे मौत के घाट उतारा है। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा भरकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। तो 12 बजे के समथिंग 2 बजे इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस के अकॉर्डिंग, ये शत्रु चाचा जी इनके पास आई कि आपकी बहन की मृत्यु हो गई है। तो ये खबर हम तक पहुंची, फिर हम शाम के 5-6 बजे वहाँ पहुँचे। कल शाम को? हाँ, शाम के कल। क्या देखा आपने वहाँ? तो हमने ये देखा जा करके कि पुलिस प्रशासन वहाँ पर था। तो उन्होंने पुलिस प्रशासन से इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि बेड पर ये लिटा रखे थे और ऊपर से कंबल डाल रखा था। तो पुलिस प्रशासन ने वहाँ ससुरालियों को क्या कहना है, कैसे मौत हुई? तो ससुरालियाँ मौके पर नहीं थे, भाग गए थे वो? हाँ, कोई भी नहीं था वहाँ से, मतलब घर खाली था? घर खाली था। तो हमने देखा। आपने क्या आशंका जताई है? हमने ये आशंका जताई है कि उनका जो मृत्यु हुई है, तो हमें ये लगा, हमने उनके गले के निशानों को देखा, तो गले का निशान बना हुआ था, ऐसा लगता शायद ये उनका गला दबाया है, गला दबाकर हत्या की गई है। इसको लेकर तहरीर दी आपने पुलिस को? सर, अभी पुलिस को तहरीर नहीं दी है, बट हम इन लोगों ने दहेज के पीछे इन्हें पहले भी हमें धमकी दी और आप भी धमकी दे रहे थे। हाँ, कि मुझे पैसे चाहिए, इतना कैश चाहिए। 2 कितना मांग रहे थे? 2 लाख रुपए कैश। फिर क्या करा उन्होंने? फिर ये राजीनामा कर यहाँ से हमने कोर्ट में फैसला डाला था, मुकदमा। फिर वहाँ पे दरोगा जी ने बोला था कि चार्जशीट फाइल करके तब तुम्हारा आगे को वो बढ़ेगा। यानी हमारी किसी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको जैसे बोल रहे हैं। फिर क्या करा उन्होंने आपकी बहन के साथ? हमारी बहन के साथ इन लोगों ने मार दिया, उसे मार दिया, गला दबा के। गला दबा के मारा। तो पुलिस से शिकायत की आपने?
पुलिस की शिकायत अब देखो यहाँ से जाके करूँगा, कैसे क्या हुआ है। मुझे तो खुद पुलिस वालों ने बताया था कि तेरी बहन को मार दिया गया है यहाँ से। खबर फिरोजाबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव से पूर्व अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है। बता दें कि कैंटर में लदी 802 अवैध अंग्रेजी शराब चंडीगढ़ से बिहार ले जाई जा रही थी। तो वहीं इसकी कीमत यूपी में 72 लाख रुपए है, तो वहीं बिहार में 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। इस अंतर्राज्यीय शराब का जो गिरोह है उसका पर्दाफाश किया गया है। निश्चित रूप से ये जो एसओजी टीम है, उत्तर पुलिस, इनका बहुत अच्छा कार्य है, जिसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसकी कुल कीमत यूपी में 72 लाख बताई जा रही है और बिहार में 1 करोड़ 80 लाख कीमत बताई जा रही है। इसमें अन्य जो भी इसमें संलिप्त होंगे उनको भी हम लोग प्रकाश में लाकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल न होने से नाराज असुद्दीन ओबीसी को पार्टी एआईएमआई ने उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो बता दें कि ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ हैं और अखिलेश यादव का परिवार यहां से मैदान में है। ओबीसी की पार्टी इंडिया गठबंधन पर सौतेला व्यवहार लगाते हुए प्रत्याशी उतारने का फैसला किया गया है। खबर देवरिया जनपद के खूखंद थाना क्षेत्र से है, जहां मनरेगा मजदूर के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की। बता दें कि जिसके बाद घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने थाने में मुख्य गेट पर शव को रखकर थाने का घेराव किया। तो वहीं थाना अध्यक्ष ने बेकाबू भीड़ को देखते हुए अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद थाने पर सलेमपुर एसडीएम और सीओ पहुंचे, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आप लोग थाने का घेराव क्यों किए हैं? इसलिए किए कि मेरे भाई को गांव वाले मार दिए। क्यों मारे हैं गांव वाले? वो मेरे वाला काम करा रहे थे ना, तो जाए दे क्या बोले थे कि क्यों काम करे, गाली लिख कर भेज दिए मोबाइल पे। हमीरपुर में राठ कोतवाली के सिपाही डेगाराज में चढ़ा वर्दी का रंग। बता दें कि जिसमें वह अपने आप को कोतवाली समझने लगा। बता दें कि सिपाही ने ग्रामीण की बाइक छीनकर उसके साथ मारपीट की और बाइक को तोड़फोड़ दिया। तभी ग्रामीणों ने सिपाही के खिलाफ राठ कोतवाली में लिखित तहरीर दी। तो वहीं पीड़ित की मांग है कि पूरे मामले की जांच कराकर सिपाही डेगाराज पर कार्रवाई हो। साथ ही मामला राठ कोतवाली इलाके के जगन्नाथ पैलेस रोड का बताया जा रहा है। खबर देवरिया से है, जहां तालाब के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में 9 साल की बच्ची का शव मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। साथ ही मामला जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरवा गोरस्थान गांव का बताया जा रहा है। खबर जौनपुर से है, जहां जिले में शाहगंज कस्बे में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघरों को आवास का लाभ दिया जाता है, लेकिन जिले में जिम्मेदारी सह पर जो लोग इस कैटेगरी में नहीं हैं उनको लाभ दिया जा रहा है, जिसको लेकर शाहगंज के उप जिलाधिकारियों ने संभेद को मामले में लेकर जांच के निर्देश दिए। खबर महाराजागंज से है, जहां भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रुपए से भरा एक बैग साथ ही 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से 16 लाख रुपए भी बरामद किए। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार को बच्चों को 2 बाइक सवारों ने अपहरण कर लिया, जिसमें अब 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। लेकिन पुलिस कमिश्नरेट की टीम पर काम कर रही है।
खुद पुलिस कमिश्नर की निगरानी में सारी टीमें मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है, तो वहीं पुलिस हर उस पहलू की जांच कर रही है जिसमें बच्चे की सकुशल बरामद हो सके। खबर मथुरा से है, जहां नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास और 32,000 रुपए के अर्थदंड लगाया गया। बता दें कि विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट जज राम किशोर की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में अभियुक्त नेहना उर्फ लोकेश को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 32,000 रुपए के अर्थदंड का फैसला सुनाया। खबर फतेहपुर से है, जहां 2 दिन पूर्व काटकर हुई युवक की निम्न हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बता दें कि घर पर लड़की के युवक के साथ देखने को पिता पुत्र के युवक की हत्या कर दी गई और शव को जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से काटकर फेंक दिया गया। तो वहीं पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। खबर मथुरा से है, जहां आगरा के ट्रांसपोर्ट को उसकी प्रेमिका के हिस्ट्री शीटर पिता ने बेटी व पत्नी के भाई की मदद से कार के अंदर जिंदा जलाकर उसे मार डाला। बता दें तो वहीं हिस्ट्री शीटर ने बेटी को भगाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में समझौता करने के बहाने बुलाया और फिर से फरार हो गया। तो वहीं बेटी पत्नी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। साथ ही हिस्ट्री शीटर और उसका बेटा फरार है। ट्रांसपोर्टर के भाई ने चारों के विरोध में हत्या का मामला दर्ज कराया। साथ ही पुलिस को टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छोड़ दी। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।